कांग्रेस पार्टी को लगता है जिस तरह 2022 इलेक्शन में आरक्षण और संविधान का मुद्दा बनाकर कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने कुछ सीटें हासिल कर ली हैं, उसी प्रकार वो उपचुनाव में भी इसको मुद्दा बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो बताना चाहूंगी, जनता को आप एक बार बरगला सकते हैं, बार बार नहीं बरगला सकते हैं। आपको कुछ राज्यों में आपको जनता ने बहुमत देकर आपको बैठाया है सीट पे जहां पे आपके मुख्यमंत्री हैं। उन राज्यों की क्या स्थिति है, किस तरीके से आप वहां जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, पूरी तरीके से दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार संविधान पे संकट है, आरक्षण पर संकट है और लगातार इस तरीके के फैसले माननीय हाईकोर्ट के भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण में भेदभाव किया जा रहा है, आरक्षण को लूटा जा रहा है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है और इन 10 सीटों पर हम जो भारत का संविधान है उसके बचाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इन 10 सीटों पे जो लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने की हुई है, वो ये बता रही है कि कहीं न कहीं विपक्ष ने अपने मुद्दे जो पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ छोड़े थे, उनको और धार देने पर जुटी हुई है। तो ये बयानबाजी आपने सुनी है संविधान को लेकर और साथ ही मुद्दों को लेकर क्या कहना है अलग अलग पार्टियों का। और इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आज की बहस हम क्यों करने जा रहे हैं, दर्शकों के सवाल क्या है, न्यूज स्टेट के सवाल क्या है। उपचुनाव की लड़ाई संविधान पर आई, संविधान, आरक्षण, उपचुनाव का रण। पीडीए संविधान, बीजेपी का बिगाड़ेंगे काम, विपक्ष का संविधान वाला वार, बीजेपी कितनी तैयार, संविधान पर आर पार, उपचुनाव की पिच तैयार। तो ये तमाम सवाल हैं और इसी के साथ जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए क्यों ना उनके पास चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है इस पर जनता की राय और क्या कुछ है इस पर पार्टियों के मत। राघवेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, आपका मैं स्वागत करती हूं। अनु पासवान है हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और तारिक खान है एसपी से प्रवक्ता, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, अगर देखा जाए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव की बात नहीं करें, पिछले 2 लोकसभा चुनावों में अक्सर ऐसा होता था कि बीजेपी की ओर से एक्शन लिया जाता था और विपक्ष महज रिएक्शन देने के लिए ही है ऐसा लगता था। लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव में उल्टा हुआ, विपक्ष ने मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पर जनता ने मुहर लगाई। तो क्या उपचुनाव में भी बीजेपी के पास कोई काट नहीं रहने वाला है, बीजेपी भी यहाँ कोई रिएक्शन ही देगा या कोई एक्शन लेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक परम लक्ष्य होता है सबका साथ सबका विकास। हम लोग अंत्योदय को विषय को लेकर के काम करते हैं, अर्थात समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए। उसी हिसाब से हम लोग केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना बनाते हैं। हम लोग इस प्रकार की वाहियात बातें नहीं करते हैं। दीप शिखा जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, कह रहे हैं कि वो संविधान खतरे में है। भाई, हमारी केंद्र में तीसरी बार सरकार चल रही है, हम लोगों ने संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। और ये उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव है, यहाँ हमारी सरकार चल रही है, दोबारा सरकार बनी है, हम लोग विकास के काम कर रहे हैं, सुशासन के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इनका जो है इस प्रकार की बेसिर पर की बातें करने से जगहसाई होती है। 10 विधानसभा सीटों को उपचुनाव होने, क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी प्रभावित होने जा रही है क्या? और उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रभावित ही हो रही होती तो इससे संविधान में क्या लेना देना है? ठीक है, काट की हाड़ी एक बार चढ़ चुकी, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को खूब बरगलाया। संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये ना कभी कभी होना था ना कहीं होना था। ये लोग जिस तरीके से राजनीति करते, पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए लेकर के आए हैं, पीडीए में नाम पर, पिछड़ों के नाम पर जितनी टिकटें दी गई यादव समाज के नाम पर अपने परिवार को दे दी गई। इसके पहले ये भाई समीकरण के आधार पर राजनीति करते थे। भाई, मुस्लिमों को कितना इन लोगों ने लाभ पहुंचाया तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। यादव के नाम पे अपने कितने परिवारों को लोग बनाए, अपने परिवार को लाभ पहुंचाया ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। कितना इन लोगों ने समाज का भला किया पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सुशासन इनका कहां तक था पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब ये नया सुबह लेकर के आए, पीडीए लेकर के आए हैं। अरे भाई,
ये तो जिस प्रकार के आप लोग राजनीति करते हैं, बहुत ये उत्तर प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी एक के नाम पे आंकड़ा करने लगते हैं, कभी एक के नाम पे अल्पसंख्यक करने लगते हैं। चलिए राघविंदर सिंह जी, अगर विपक्ष ने बरगला दिया है जनता को पूरी तरह से, तो जनता बरगला कैसे गई? खासकर वो जनता जिन्होंने 2014 में आपको सराखों पर बिठाया और उसके बाद दूसरे लोकसभा चुनावों में भी सराखों पर बिठाया। ऐसा क्या हो गया कि उस जनता का हृदय परिवर्तन हो गया? कहीं नहीं, सबके जनता ने अभी में सराखों पर बिठाया भाई। देश में 11 राज्यों में इनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। अगर हम लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें तो कहां पर ये खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें? हाँ, एक बात सही है, हम लोग लक्ष्य लेकर के जो निकले थे 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के निकले थे, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम लोगों ने उसका आकलन किया है, जो हमको नुकसान पहुंचा है लोकसभा चुनाव की, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। जो कमियां हमें रह गई तो उसको हम लोगों ने दूर किया हुआ है और निश्चित रूप से यानी कि बीजेपी को अब एक स्ट्रॉन्ग मास्टर प्लान के साथ इन जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उस पर मैदान में उतरना होगा। और चलिए अब कांग्रेस की भी जान लेते हैं राय। अनु पासवान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनु पासवान जी, क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ है? बीजेपी अगर आ जाएगी तो क्या ऐसा कर डालेगी जिसकी वजह से जनता आपको लगता है कि आपके साथ हो चली है? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, स्टेट के सभी दर्शकों। दीपिका जी, मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता जी को सुन रही थी, उन्होंने सबसे पहली लाइन में कहा कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि भाई हम बेफिजूल की बकवास नहीं करते हैं। तो इन दोनों ही बातों पे मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगी। अगर सबका साथ सबका विकास का इतना ही ज्यादा इन लोगों ने पर्चा बुलंद कर ही दिया था, तो यूपी में जिस तरीके का इनको मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, वो क्यों दिया? क्या उत्तर प्रदेश की जनता इनके विकास से घबरा गई थी कि जनता ने कहा नहीं नहीं भाई अब रहने दो, हमको और विकास नहीं चाहिए, ऐसा करो तुम अपना किनारा जाओ, हम इंडिया गठबंधन के साथ है। विकास से अगर जनता का, दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम बकफिजूल की बकवास नहीं करते हैं। ऐसे लगातार अपने कार्यकाल में पहले तो इन्होंने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, न जाने कौन कौन से इंडिया वाले पूरे लेके आए, इन लोगों ने सगुफा लेके आए। फिर उसके बाद इन्होंने भारत बनाम इंडिया लेके आए कि भाई भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए। इस चक्कर में इन्होंने पूरे भारत को 1 महीने तक फंसा के रखा, पूरी मीडिया भी इसी पे डिबेट करती रह गई। उसके बाद फिर ये अब कह रहे हैं कि हम स्मार्ट इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिससे युवाओं का विकास होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, इतना ही विकास अगर युवाओं का इनको करना था तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर जो भारत का हो गया, इसका भी ये जवाब दे दे। फिर ये कह रहे थे कि हम महिलाओं को सशक्त करने का एक नियम लेके आएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो नियम कहाँ गए? अगर आज इतनी महिलाएं सशक्त हो गई हैं, तो ये जो महिलाओं का जो अपराध इतनी चरम सीमा पे पड़ चुका है, ये हम नहीं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट कहाँ से निकल के आ रही है? अब ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने संविधान आरक्षण के में एक सगुफा फेंका जिसमें भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जुमलों में फंस गई। मैं पूछना चाहती हूँ, आरक्षण और संविधान का जो लोगों ने मजाक बना के रखा है, आप मुझे ये बताइए, लोक सेवा आयोग में भी इन लोगों ने सेंधमारी कर दी लेटरल नियम एंट्री के द्वारा कि 20 पदों पे इन लोगों ने कहा कि भाई एग्जाम नहीं होना, डायरेक्ट लेटरल नियम के द्वारा हम अच्छा, एंट्री ले लेंगे। आप लोगों की ओर से कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान में तो बदलाव करना एक तरीके का नियम भी होता है, जो हमने देखा है कि संसद में कार्य प्रणाली रहती है, उसके थ्रू ही किया जाता है। और बीजेपी नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी ये चीजें होती थी, लेकिन बीजेपी अगर ये करे तो इतनी बयानबाजी, इतनी हमलाबाजी क्यों? दीपिका जी, एक मिनट देखिए, जब संसद में बहस करके विपक्ष और पक्ष दोनों मौजूद हो और उसपे आप जब कोई नए बदलाव लाए तो हम उसको गलत नहीं कहते, मगर इन लोगों ने तो संसद का भी मजाक उड़ा दिया। भाई आपने सारे विपक्ष को बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप नए नियमों को लाके आपने बिल पास करवा दिया, और आप छुपा रुस्तम वाला। और सबसे बड़ी बात, भाई हाईकोर्ट ने कह दिया कि इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण में सेंधमारी की है, आप हम उसको रद्द करते और पुनः आप फिर से आरक्षण के नियमों को पूरा लागू करते हुए। चलिए तारिक खान जी से इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। तारिक जी आपके पास में आना चाहूंगी। आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, आज हमारी डिबेट का ये मुख्य मुद्दा है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि अगर आरक्षण को लेकर इतना डर है
तो जो हमारे संविधान निर्माता हैं या फिर जिन राजनीतिक दलों के तहत 10 साल की एक मियाद रखी गई थी, जो वोट बैंक के चलते लगातार अब बढ़ती जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर? और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो संविधान है उसमें बदलाव तो समय की जरूरत है। सबसे लचीला संविधान माना जाता है पूरी दुनिया का, भारत देश का जो संविधान है उसे। तारिक जी आपके पास मैं फिर से लौटूंगी, लेकिन अभी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। राघवेंद्र जी, जी तारिक जी आ गई आपकी आवाज, बोलिए तारिक जी। मैं कह रहा हूं कि आप क्या चाहती हैं कि दलितों का आरक्षण खत्म करें? तारिक जी आपकी आवाज का थोड़ा इश्यू आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी तारिक जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या चाहेंगी, दलितों के आरक्षण को खत्म कर दिया जाए? तारिक जी एक सवाल है वो पूछा है, उम्मीद है आप उस सवाल का जवाब देंगे। ये मैं नहीं, संविधान जो निर्माता है उन्होंने 10 साल की मियाद रखी थी या नहीं? मैंने तो संविधान नहीं बनाया। राजनीतिक दलों ने उस पर बात की थी या नहीं? मैंने तो वो नहीं की। उस मियाद को बढ़ाया बार बढ़ाया गया। जी वही मैं पूछना चाह रही हूँ। और ये कहा गया था कि जब सामाजिक रूप से, क्योंकि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया था, जो छुआछूत रही हजारों साल तक, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, पीठ पे झाड़ू बांध के चलते थे वो लोग। बाबा साहब को स्कूल क्लास में बैठने नहीं दिया गया। उनका जब सामाजिक उद्धार हो जाएगा तब आरक्षण को खत्म कर दीजिएगा। बीजेपी के लोग नाश्ते में आरक्षण खाते में साबित करता हूं, बाबा साहब ने कहा था कि SC ST को 23% आरक्षण देना, 21% आरक्षण का प्राविधान है SC का उत्तर प्रदेश में, इन्होंने भर्ती किया 16%। क्यों? नेपाल सरकार की जिम्मेदारी है ये। कौन लेगा जिम्मेदारी? आप जिम्मेदार हैं। बाबा साहब ने कहा था कि दलितों को आरक्षण दो, आप लोगों ने खा लिया उसको। मंडल कमीशन ने OBC का आरक्षण की बात, आपने 27 को 3% कर दिया। फिर कहते हो सरकार जाती है कोर्ट में और एफिडेविट जमा करती है और उसमें कहती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। खन्ना जो मुख्यकार मंत्री हैं, खड़े होकर कहते हैं कि इस भर्ती में जिन लोगों की भर्ती हुई है उसके 70% लोग दलित और OBC है। किस बिहार पे कहा? अगर किसी के नाम का इसका मतलब तो कुर्मी है, वो दलित भी हो सकता। इस बिहार पे गया और आपकी बात कोर्ट ने नहीं मानी, भर्ती को रद्द कर। हम क्यों कह रहे हैं? आप आरक्षण खत्म हो रहा, आप कर रहे हो, और जब आप करते हो आप पकड़े जाते हो। चलिए राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, हमने देखा है अदालतों में जब कितनी सुनवाइयां होती, कितनी बहस होती है, तो कोर्ट का अक्सर एक पक्ष रहता है कि क्रीमी जो लेयर है उसे पृथक कर देना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण है वो जो शोषित लोग हैं या फिर अभी भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं उनको समान अवसर देने के लिए होता है। लेकिन अगर बात क्रीमी लेयर की आ जाती है, तो अगर बीजेपी भी इस पर बैकफुट पर आ जाती है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि वोट बैंक की राजनीति सिर्फ एक ही दल तक सीमित नहीं है? दीपिका जी देखिए, संवैधानिक रूप से जो आरक्षण दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ कभी छेड़छाड़ करने वाली नहीं है, न उसके साथ कभी कोई इस प्रकार से भद्दा मजाक करने वाली है। चाहे आरक्षण हो, चाहे संवैधानिक रूप से कोई व्यवस्था हो। हम लोगों ने संविधान संशोधन भी बहुत कम किए हैं। मुझे याद है देश में एक साथ 75 संविधान संशोधन कांग्रेस से किए हुए थे। अब ये इमरजेंसी वाले संविधान की बात करते हैं, देश में इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस पार्टी ने ही लगाई। संविधान की बात आज ये लोग गले में टांगे घूम रहे हैं। संविधान के साथ कितने लोगों ने देश के साथ एक साथ, हमें याद है उत्तर प्रदेश में जब ये राम जन्मभूमि का घटनाक्रम हुआ था, विवादित ढांचा गिराया गया था, उत्तर प्रदेश की सरकार का दोष था। इसके साथ 3 सरकारें क्यों बर्खास्त कर दी थी? सैकड़ों सरकारें ये लोग बर्खास्त करते रहे हैं संविधान के नाम पर। ये इस प्रकार की बातें करना हमें लग रहा है उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार चल रही है केंद्र की, हम लोग की कितनी सरकारें बर्खास्त की हैं आप बताइए? ये लोग हर साल 2-3 सरकारें बर्खास्त करते थे संविधान के नाम पर। मुझे याद है साहबानों का इसके साथ क्या हुआ था? संविधान के साथ भद्दा मजाक नहीं किया गया था। ये लोग इस प्रकार की वाहियात बातें करना बंद करें। देश की जनता भली प्रकार से जानती है उनका शुभचिंतक कौन है, उनके हितरक्षक कौन है और उनके साथ समाज के साथ विकास के काम कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बेरोजगारी की बात कर रही थी अभी हमारी कांग्रेस की।
समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर 2017 तक थी, बेरोजगारी दर कितनी थी बताइए? 17.5% बेरोजगारी दर थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.5% है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया क्या? 90,000 सरकारी नौकरियां 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी थी। हमने पिछली 5 साल की सरकार में 3.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। विकास के नाम पर 1 सैकड़ा हमारे पास उदाहरण है। हम लोगों ने 5 मेट्रो ट्रेनें चलाई उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने 12 एक्सप्रेसवे बनाए उत्तर प्रदेश में, 63 मेडिकल कॉलेज बनाए उत्तर प्रदेश में, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, लेदर पार्क बना रहे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवन एयरपोर्ट हम लोगों ने बना करके तैयार किया है। अरे ये लोग कहाँ हमारी तुलना करेंगे? 2017 तक जितना विकास नहीं हुआ आजादी से लेकर के आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर आज तक उतना विकास हो गया है। चलिए अनु पासवान जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। अनु पासवान जी, जॉब की बात अगर की जाए तो कांग्रेस और सपा सबसे ज्यादा मुखर रहती है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो हो सकता है कि कमियां रही है और हर राजनीतिक दल के राज में जरूर रही है। रोजगार को लेकर एक आवाज जरूर उठी है। 2023 की स्किल डेवलपमेंट की रिपोर्ट ये बताती है कि जितने युवा शिक्षित हैं उनके अंदर कम से कम 50% से ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास नौकरी के लायक जो स्किल्स होनी चाहिए उनकी कमी है, और ये सबसे बड़ा कारण है बहुत से युवाओं का बेरोजगार होना। अभी बीजेपी प्रवक्ता जी सरकारी नौकरियों की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इनको एक आंकड़ा ये भी चेक कर लेना चाहिए कि 2013 से पहले पूरे भारत में 14 लाख से भी ज्यादा ऊपर सरकारी नौकरियां रहती थी, मगर आज 2023 आते आते वही सरकारी नौकरियां 8 लाख के नीचे चली गई। सारी सरकारी नौकरियां कहां चली गई? क्या सारी सरकारी नौकरी को इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया? वो इसलिए कर दिया क्योंकि वहां पे आरक्षण और संविधान की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि सारे युवा जो है उनके अंदर ऐसे स्किल्स नहीं है कि जिससे वो नौकरी पा सके। भाई तो भाजपा को ये सारे जो खोखले वादे थे कि 2 करोड़ नौकरियां, ना जाने कौन कौन सी नौकरियां इन लोगों ने वादा किया था, तो ये वादे उनको तब करने चाहिए थे जब वो पूरे युवाओं का स्किल नाप लेते और उसके बाद कहते कि देखो जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास पर्सनालिटी होगी, जिसके पास सारी योग्यता होगी, भाई हम उसको नौकरी दे देंगे। आपको वादा करने से पहले बात करना चाहिए था, मगर जब आपने वादा कर दिया, युवा आपकी बातों में आ गए, युवाओं ने आपको बैठा दिया और उसके बाद आप खुद ये योगी जी के मुंह से भी मैंने सुना था कि नौकरियों की कमी नहीं है, योग्यताओं की कमी है। अब ये बातें कहना कि भारत के युवा में, उत्तर प्रदेश के युवाओं में योग्यता नहीं है, तो मैं एक बात बता दूं, जो पर्चा लीक से लेके परिणामों में जो सामानों के बात करिए, अरे भाई तो जिनकी आपने के सामानों के साथ बताइए कैसे के सामानों के ऊपर रही है, अगर इमरजेंसी लगाई तो बताइए, आपको पर्चा लीक इमरजेंसी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? देश में इमरजेंसी किसने लगाई थी? देश में इमरजेंसी किसने लगाई थी? आप लोग से ज्यादा देश में 76 देश के संविधान संशोधन एक साथ किसने किए थे? जब तक संविधान में छेड़छाड़, संविधान के साथ छेड़छाड़ ये करती है और भारतीय जनता पार्टी पे लगाती है, तब से ये विधानसभा सीट है आपकी मैडम। मैडम उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट है। राहुल गांधी को चुनाव हार गए हैं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को चुनाव हार गए हैं। ये दशा आपकी कांग्रेस की है। ज्ञान देने की बातें मत करिए, ज्ञान देने की बातें मत करिए। आप लोग आज की तारीख में संविधान और आरक्षण पे जो अनु जी, हिमाचल प्रदेश में कितनी नौकरियां दी है कांग्रेस की सरकार ने? वहां पर भी नहीं, मैं ये कह तो रही हूँ भाई, आप लोग इन लोगों ने इनके बाद कुछ नहीं है, ये सब भाजपा को घेरने के लिए बैठते हैं ये लोग। किसके पास नहीं अरे है? अपना काम युवाओं के बताइए, पास योग्यता नहीं है, किसानों 70 के साल पास में योग्यता कितना नहीं है, विकास कर लिया महिलाओं के बताइए। पास योग्यता नहीं है, किसके पास? तारिक जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 10 सीटों के, यूपी में उपचुनाव ये रहने वाले हैं, और इन उपचुनावों में जो सपा का मुद्दा रहेगा वो कौन सा मुद्दा रहेगा और कितना प्रभावी लगता है वो रहेगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा तो पीडीए ही है। ये लोग पीडीए को आपस में लड़ाना चाहते। जो पीडीए के लोग हैं वो मुसलमानों को दलित से लड़ाना चाहते हैं, मुसलमानों को ओबीसी से लड़ाना चाहते हैं, ओबीसी को दलित से लड़ाना। अगर आप कई मामले देखिए, उसमें सुनियोजित तरीके से ऐसा किया गया है कि मुसलमानों की बैकवर्ड से अदावत हो जाए, झगड़ा हो। ये ऐसा करे, इनका ये काम है कि धर्म और जाति के नाम पर ऐसा करते आए। लेकिन हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। हमने कल भी ये बात कही, जब आप आरक्षण को खत्म करेंगे तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा। चलिए, आपकी लड़ाई है संविधान बचाने की, राघवेंद्र जी, और कैसे काट निकाली जाएगी
जो सपा और कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है संविधान को बचाने को लेकर या फिर जातियों को लेकर या आरक्षण को लेकर, इसकी काट क्या है बीजेपी के पास? भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। आंकड़ों पे चर्चा हो जाए, सुशासन पे चर्चा हो जाए। समाजवादी पार्टी की तुलना कर लीजिए हमारी सरकार से। भाई ये लोग दाएं बाएं घूमने का काम को पीडीए पे लड़ेंगे। अरे पीडीए क्या है भाई? आप लोगों ने एमपाई के आधार पर राजनीति क्या दे दिया आप लोगों ने? अभी यादवों को 5 जो टिकटें दी गई थी लोकसभा की, दीपशिखा जी इन्हीं के परिवार के लोगों को दी थी। इनके हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। इसके अलावा ना ये कुछ करते हैं ना कुछ देखते हैं, सिर्फ परिवार के बारे में देखते हैं। बताते हैं हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करते हैं। अरे भाई आप देखिए, बीजेपी की ओर से मैसेज दिया, बीजेपी की ओर से मैसेज दिया, लेकिन जरूरी हो जाता है कि बीजेपी का ये जो मैसेज है वो जनता तक पहुंचे भी।